बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर वीवर्स, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? ये मेरी यूट्यूब के लिए पहली वीडियो है और मुझे हुमायूं कहते हैं। और जो मेरी पहली वीडियो है और ये रिसर्च प्रपोज़ल के मतलब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एमएस, पीएचडी या फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको रिसर्च प्रपोज़ल लाजमी होता है कि वो रिसर्च प्रपोज़ल को पेश करें, प्रेजेंट करें। बहुत सारे स्टूडेंट रिसर्च प्रपोज़ल के मतलब नहीं जानते क्या चीज़ है, कैसे लिखी जाती है। उनको इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं होता। आज हम स्टेप बाय स्टेप रिसर्च प्रपोज़ल की तमाम कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे। बिफ़ोर गोइंग टू डिस्कस, आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, चैनल्स को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए। चलें डिस्कस करते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या चीज़ है और कैसे लिखा जाता है। हमारे पास इसकी 9 कैटेगरीज़ हैं या 9 स्टेप्स हैं जिसमें एक रिसर्च प्रपोज़ल या रिसर्च प्लान कंप्लीट होता है। पहले नंबर पे हमारे पास है टाइटल, सेकंड पे है एब्स्ट्रैक्ट, थर्ड पे है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ पे है बैकग्राउंड, फिफ्थ पे है हमारे पास मेथड है, सिक्स्थ स्केड्यूल एंड द टाइमलाइन, सेवन पे एथिकल अप्रूवल, 8 पे रिसोर्सेज और 9 पे बजट। अब ये बारी बारी इसकी थोड़ी सी डिटेल समरी या डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि हर टॉप स्टेप का, हर सेगमेंट का क्या मकसद है, क्यों ये रखा गया है। पहले नंबर पे हमारे पास है टाइटल। टाइटल क्या चीज़ होती है? जो रिसर्च के लिए आप टॉपिक चूज़ करते हो वो आपका टाइटल होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कोरोना पेंडेमिक इन डिफरेंट एशियन कंट्रीज़। तो एशियन कंट्रीज़ के अंदर कोरोना पेंडेमिक के क्या तासरात हैं, क्या इसका कितना वो डिस्पर्स हुआ है फैला है। तो ये आपका क्या हो गया? टाइटल हो गया। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक शॉर्ट समरी होती है जो कि 5,000 या इससे ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपने तमाम बताना होता है, यानी कि आपका जितना भी रिसर्च होती है या जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसको आपने ब्रीफ करके इसके अंदर एक्सप्लेन करना होता है। जो एक अच्छे रिसर्चर्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट फाइंडर होते हैं या जो सुपरवाइज़र्स होते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया लगा लेते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल कितना वैलिड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी इफ़ेक्टिविटी क्या है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मकसद हैं, आप क्यों करना चाहते हैं। इसका नेशनल लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे या किसी अदारे को क्या फ़ायदा होगा इस रिसर्च से। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की एग्जांपल लें तो कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो डेफिनेटली तो वो जो प्रोडक्ट होगी वो ह्यूमंस के लिए फ़ायदा मंद होगी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे है बैकग्राउंड। जो रिसर्च प्रपोज़ल का बैकग्राउंड क्यों है, क्या है, आपके जहन में ये क्यों आया, ये टॉपिक। जैसे मैंने कोरोना की एग्जांपल दी, ये क्यों आया? क्या ये कोई बहुत बड़ा आलमी वबा का मसला है? क्या इससे बहुत बड़े नुकसानात हो रहे हैं? या ये कोई ऐसा मसला है जिसको आप टेक्निकली सॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए आपने रिसर्च पेपर ये लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपका बेसिकली डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जिसमें ऐड होंगे, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस का आंसर करेंगे कि मैं ये रिसर्च इसलिए कर रहा हूँ, इसका मकसद ये है, इसके फ्यूचर पर्सपेक्ट्स ये हैं। नंबर 5 पे है मेथड। आप किन मेथड को यूज़ करके अपनी रिसर्च कंप्लीट करोगे। अगर हम बायो की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट मेथड होते हैं जो कि लैब्स में यूज़ किए जाते हैं। वो विद इन द लैब और आउट ऑफ द लैब भी हो सकते हैं। तो इसमें आपने मेथडोलॉजी बतानी है कि आपके पास क्या तरीका कार है कि जिससे आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। उन मेथड्स को हमने यहाँ पे नंबर 5 पे डिटेल एक्सप्लेन करना होता है। नंबर 6 पे बात करते हैं स्केड्यूल एंड द टाइमलाइन। इसमें आप टाइम फ्रेम देते हैं कि आपकी रिसर्च वर्क इतना टाइम लेगी,
3 माह, 6 माह, साल या 2 साल। आपने उस टाइम फ्रेम में आप ये बता देते हो कि मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, मगर ये फ़िक्स नहीं होता कि इतने में ही हो जाएगा। आप एक एक्सपेक्टेड आइडिया बताते हो, टाइम पीरियड बताते हो कि इतने में हो जाएगा। नंबर 7 पे है एथिकल अप्रूवल। आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें पिग्स की स्किन या पिग्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या आपकी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, आपकी जो रिसर्च है, इससे कोई रिलीजियस कन्फ्लिक्ट तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा, एक रिलीजियस डिस्कशन तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी, या आप किसी कल्चर, किसी सोसाइटी या के लोगों को टारगेट तो नहीं कर रहे, उनको हर्ट तो नहीं कर रहे अपनी रिसर्च के ज़रिए, या ये कोई नया इशू तो नहीं क्रिएट कर लेगा, जिसे हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है जी रिसोर्सेज। आपकी ये जो रिसर्च है कैसे कंप्लीट होगी। फिज़िकल रिसोर्सेज आ जाते हैं, फिज़िकल जो वर्किंग जिसमें आ जाती है। उसके बाद रिसोर्सेज मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फ़ंडिंग, कि आपकी फ़ंडिंग कैसे है, आपकी रिसर्च के लिए जो पैसे वगैरह हैं कहाँ से आएंगे। इसमें आप बताते हो अदारा देगा, आप खुद करोगे, या यूनिवर्सिटी का जो सुपरवाइज़र है वो प्रोवाइड करेगा। नंबर 9 पे आ जाता है बजट। बजट क्या चीज़ है और बजट का ज़िक्र क्यों आया है। जितनी भी रिसर्चेस होती हैं ये लाजमी नहीं है कि तमाम रिसर्चेस को बहुत ज़्यादा तादाद में या हैवी अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होती है रिसर्च करने के लिए। कुछ रिसर्च जो हैं पैसे के बगैर भी हो जाती हैं, जिसमें इतना बहुत बड़ी मनी नहीं लगती। मगर कुछ रिसर्चेस जिसमें आप समझते हैं कि पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, या आपके पास जो अमाउंट है वो बहुत थोड़ी है, तो आप इसके लिए अप्लाई करते हो किसी भी अदारे को जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं। आप नेक्स्ट प्रपोज़ल अगर फॉरेन कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप के लिए भेज रहे हैं, तो आप उसमें भी ये क्लिक कर देते हो कि इसको इतनी अमाउंट चाहिए और इतने में ये हमारा रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा। तो बजट में आपने ये डिटेल देनी होती है। तो ये सारे वो जनरल आइडियाज़ हैं जो एक रिसर्च प्रपोज़ल का हिस्सा होते हैं। ये 9 स्टेप्स किसी भी रिसर्च प्रपोज़ल को कामयाब बनाने के लिए जनरल व्यू के तौर पे ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल्स को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और भी बहुत सी एजुकेशन रेलिवेंट या इस तरह की मोटिवेटेड वीडियो जिनका ताल्लुक एजुकेशन से हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।